जग्गयपुरम नाम के एक गांव में कलावती नाम की एक महिला रहती है। उस गांव की मुखिया वही थी, इसलिए सभी गांव वाले अपनी समस्या लेकर उसी के पास आते हैं परिष्कार के लिए। मैं जो भी कहती हूँ वो अच्छे के लिए ही होता है किटैया। अब से देखना तुम्हारे घर में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा घर में ऐसी गलती ना हो, इसका बात का ध्यान रखना। किटैया की पत्नी गुस्से में ऐसे कहती है, तुम जो कर रही हो उन पापों के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी कलावती। मेरे साथ अन्याय करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती हो। ऐसे कहते हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है किटैया की पत्नी। वो देखकर किटैया, अच्छे काम करने वालों के साथ हमेशा ऐसे ही मुसीबतें आती रहती है माँ जी। अब चिंता मत करो, मैं जाकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए किटैया भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कलावती भी अपने घर के अंदर चली जाती है। ऐसे अपनी बहू सोनी से ऐसे कहती है, बहू रानी, मेरे लिए थोड़ी सी कॉफी लेकर आओ, सर में बहुत दर्द है। कॉफी लेकर आने के लिए मैं खाली नहीं बैठी हूँ, अगर चाहिए तो खुद ही जाकर लेकर आओ। ठीक है, ताकत बची हो तो बना लूंगी। इस बूढ़ी को एक कॉफी देने के लिए भी कोई नहीं है इस घर पे। ऐसे कहते हुए कलावती वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सासू माँ से ऐसे क्यों बात करती हो तुम? उम्र में बड़ी है, ऊपर से बहुत ही धीमी लग रही है बेचारी। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है दीदी, तुम कुछ भी नहीं जानती हो मेरी सासू माँ के बारे में। ऐसे सिर्फ बाहर से धीरी और शांत लगती है, असल में इस गांव की मुखिया बनकर वो क्या करती है पता है तुम्हें? ऐसे कहते हुए कलावती के बारे में बोलना शुरू करती है सोनी। सोनी की शादी होकर घर आने वाले पहले दिन रात को सबके सोने के बाद उसका पति उसके कमरे में नहीं है कहकर ढूंढ रही थी सोनी। इस आधी रात में कहाँ पर गए हैं ये? अरे वो कैसी आवाज है? घर के बाहर से आ रही है, शायद बाहर कुछ हो रहा है। ऐसे कहते हुए बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कलावती कुछ गुंडों के साथ बैठकर चर्चा कर रही थी। क्या चल रहा है कहकर ध्यान से देखने पर एक छोटे बच्चे को दूध में जहर मिलाकर मार रहे थे। वो देखकर डर से कांपने लगती है सोनी। इतने में उसे एक महिला पीछे से खींचकर, ये सब आपको नहीं देखना चाहिए माँ जी। ये बात आपको पता चली है कहकर आपकी जान लेने में भी नहीं सोचेंगे ये लोग। असल में यहाँ पर हो क्या रहा है? कौन सी बात पता चलने पर मेरी जान लेंगे? बेचारे उस छोटे बच्चे की जान क्यों ले ली उन्होंने? आपकी सासू माँ सबके सामने जैसी महान दिखती है वैसी नहीं है माँ जी। अंदर से वो एक राक्षस है। सुबह उठने से लेकर हर काम पाप वाला ही करती है, वो भी बड़े बड़े पाप। इसमें ये तो बड़ी पाप है इन बच्चों को मारना। वो बात सुनने के बाद कलावती ऐसे क्यों करती है कहकर पूछने पर उस गांव में किसी को भी लड़की होने पर उन सब के साथ यही करती है। कलावती कहती है, लड़कियां किसी काम की नहीं होती है कहकर, उनका जन्म परिवार के लिए पीड़ा है कहकर, इसलिए जन्म लेते ही उन्हें आधी रात को ऐसे लेकर आकर जहर वाला दूध पिलाकर मार देते हैं कहते हैं। इसलिए उस गांव की महिलाएं उसे श्राप देती रहती है, लेकिन ये किसी की भी बातों पर ध्यान दिए बिना ये सब करती रहती है कहती है। इस जमाने में भी ऐसी राक्षस है, इस बात का मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। इस काम में मेरे पति का भी हाथ है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कैसे भी करके इनकी अकल ठिकाने लगाना ही होगा। ऐसे कहते हुए उस दिन रात को उसे कुछ भी पता नहीं है। ऐसे सोचते हुए जाकर चुपचाप सो जाती है सोनी।
अगले दिन से कलावती का असली चेहरा बाहर लाने के लिए जिद्दी बातें करते हुए हर काम उल्टा करते हुए रहती है, लेकिन कलावती कहीं पर भी एक छोटी गलती भी नहीं होने देती है। अब बताओ दीदी, मेरे उनसे ऐसे बात करने में कोई गलती है? मेरी कोशिश अभी भी नहीं खत्म हुई है। उन्हें अच्छे से पकड़ने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। वो सही से काम करना चाहिए कहकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसे कहते हुए अपने उपाय को उस महिला को बताती है सोनी। वो महिला भी ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। सोनी अब 6 महीने की गर्भवती है। ऐसे ही उसके अस्पताल जाने का वक्त भी आ जाता है। उसकी योजना के प्रकार ही लड़की होती है सोनी को। उसके बाद जल्दी से फोन करके पिता को सारी बात बताता है सोनी। हे ऊपर वाले, मेरी बहू को भी लड़की ही देती क्या? मेरे फुटकर्म, इस रात को ही सारा काम खत्म करना होगा। ऐसे कहते हुए रात होते ही उसी के बेटे के हाथ उसकी पोती को मंगवाकर जहर वाला दूध देने ही वाली थी। इतने में सोनी के पिता पुलिस वालों के साथ वहाँ पर आते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो नीच काम हो रहा है उसका अच्छे से पता लगाकर कलावती और उसकी मदद करने वाले हर एक को जेल में डालते हैं पुलिस। उसके बाद से उस गांव में महिलाएं बेटियां होने पर सुकून और खुशी से रहने लगते हैं। भूख लग रही है माँ जी, भूख लग रही है साहब जी, कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए इस गरीब को। आपका नाम लेकर पेट भर लूंगी। अच्छी खासी उम्र वाली लड़की ही तो हो ना, ऐसे भीख मांगने की बजाय कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो? काम करके जीने की क्या जरूरत है, जब आराम से भीख मांगकर सब फ्री में ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है ना। ची 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 ची। गिरिजा एक बहुत ही गरीब लड़की है। उसका दिन गुजारने के लिए बेचारी को ऐसे ही भीख मांगकर खाना पड़ता है। काम के लिए जाने पर भी उसकी गरीबी की वजह से, उसके कपड़ों की वजह से, उसकी हालत देखकर कोई भी उसे काम नहीं देते हैं। इसलिए वो काम ढूंढने की कोशिश भी छोड़कर ऐसे भीख मांगकर खाना शुरू करती है। ऐसे उस दिन भी बहुत से लोगों के पास बहुत सी बातें सुनकर खाना लेकर उसके घर लौट रही होती है गिरिजा। इतने में उसे सड़क के किनारे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, एक बार जाकर देखना ठीक रहेगा। ऐसे कहकर जाकर देखने पर गिरिजा को एक महिला नीचे गिरी हुई नजर आती है। ऐसे ही उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी रोता हुआ नजर आता है। अय्यो, क्या हुआ है आपको? ऐसे सड़क पर गिरे हुए क्यों हो? मैं आपको अभी अस्पताल लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं अब और नहीं जी सकती हूँ। ये मेरा बच्चा है, दया करके मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये मेरी चैन है, मेरी पहचानने के लिए इसे डालकर बड़ा करो। ऐसे कहते हुए वो महिला वहीं पर मर जाती है। उसके बाद गिरिजा उस बच्चे को लेकर अपने घर लौट जाते हैं। वो बच्चा भूख की वजह से रोने लगता है। मेरे पास सुबह भीख मांगकर कमाए हुए थोड़े पैसे हैं ना, उनसे इस बेचारे बच्चे के लिए दूध खरीद कर लेकर आकर पिलाती हूँ। ऐसे सोचते हुए उसके पास जो भी पैसे थे उनसे दूध खरीद कर लेकर आकर उस बच्चे को पिलाती है गिरिजा। उसके बाद वो बच्चा रोना बंद करके हंसने लगता है। वो देखकर बहुत खुशी होती है गिरिजा को भी। ये बच्चा मेरे पास क्यों आया है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसके यहाँ पर होने से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अब से ये भीख मांगना बंद करके
मैं कोई भी एक काम कर लेती हूँ और इसे अच्छे से पालना होगा। इसका नाम राजू रखती हूँ। ऐसे कहते हुए वो तब से भीख मांगना बंद करके यहाँ वहाँ पर काम की तलाश करने लगती है। ऐसे जाकर एक रेलवे स्टेशन में कूली का काम करने लगती है गिरिजा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजू भी बड़ा हो जाता है। ऐसे हर रोज काम करके अपने बेटे को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती है गिरिजा। माँ, मुझे स्कूल में फर्स्ट रैंक मिला है। मैं ऐसे ही पढ़ाई करके एक दिन बड़ा ऑफिसर बनूंगा। तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुझे फर्स्ट रैंक मिला है मेरे बच्चे। तेरे लिए मैं चाहे कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसे कहते हुए अपने बेटे को देखकर खुश होने लगती है गिरिजा। ऐसे ही जैसे राजू ने कहा था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी भी करने लगता है और ऐसे घर लौटकर अपनी माँ को उस नौकरी के बारे में भी बताता है। वो बात सुनकर गिरिजा भी बहुत खुश होती है। माँ, मेरे साथ आओ। मुझे नौकरी मिली है। इस बात की खुशी में मैं आपके लिए अच्छी सी साड़ी खरीदूंगा। ऐसे कहते हुए राजू अपनी माँ को लेकर बाहर जाता है। ऐसे सड़क पार करते वक्त एक गाड़ी आकर टक्कर मारने पर राजू को बहुत बड़ी चोट लगती है। सड़क के इस तरफ खड़ी गिरिजा वो देखकर भागकर उसके पास आती है। ऐसे ही उसे अस्पताल भी लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है। कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। दया करके उसे बचा लीजिए। अब चिंता मत कीजिए माँ जी। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। सब अच्छा ही होगा। ऐसे कहते हुए डॉक्टर अंदर जाकर राजू का ट्रीटमेंट शुरू करता है और ऐसे ही राजू के गले में जो चेन है उसे देखता है। वो देखने के बाद झट से गिरिजा के पास आकर, ये चेन आपके बेटे के गले में कहाँ से आई है? कहाँ पर मिली थी ये आपको? ये कैसे सवाल है डॉक्टर साहब? वो चेन उसी की है, कहीं से भी नहीं आई है। नहीं, ये चेन मेरी मरी हुई पत्नी की है। ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। ऐसा है तो लड़का किसका है? वो बात सुनने के बाद गिरिजा जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात डॉक्टर को समझाती है। कैसे राजू उसे मिला था कहकर, कैसे उसकी माँ ने मरने से पहले उसे ये चैन दी थी कहकर। तब उस डॉक्टर को समझ में आता है वो राजू उसी का बेटा है कहकर। इसका मतलब वो मेरा ही बेटा है। ऐसे कहते हुए राजू का अच्छे से ट्रीटमेंट करके ठीक होने के बाद सारी बात बताता है डॉक्टर। राजू को ऐसे उनके साथ घर आने को कहता है। ये सच है बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारे पिताजी मिल गए हैं, इसलिए मुझे अब समझ में आ गया है वो चेन किस लिए दी थी तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी अब वो पूरी हो गई है। ऐसा मत कहो माँ, आप ही मेरी असली माँ हो। मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए अपनी माँ को गले लगा लेता है राजू। उस प्यार से बेटे को दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है, उसकी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करके।